दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा में ग्रामीण जानकारी के अंतर्गत कृषि से संबंधित प्रश्नों को तैयार करना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में आज की वीडियो में हम प्रस्तुत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ये कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो वर्ष 1985 में भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई। तो ये वर्ष 1999 में दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। एक प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई। तो याद रखिएगा 1992 यानी 1992 में उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किस क्षेत्र में। तो ये हैं कृषि क्षेत्र में। किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया। तो 2004-05 के। और राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है। तो मोटे अनाज। दोस्तों इसमें आच्छादित फसल दलहन, गेहूं और चावल है, जबकि मोटे अनाज और तिलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आच्छादित नहीं है। अगला प्रश्न है, सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है। तो अति अल्पकालीन बाजार सब्जी वाली फसलों के लिए उपयुक्त होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं शामिल है। दोस्तों कृषि में विदेशी मुद्रा का सीधे निवेश को प्रोत्साहन ये द्वितीय क्रांति में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, 2006 में पारित अधिनियम के अनुसार सूक्ष्म उपक्रमों के लिए निवेश की सीमा कितनी है। तो 25 लाख रुपए तक है। और अगला प्रश्न देखिए, एक कथन है, इससे आप क्या समझते हैं। देखिए, भारत ने राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली है परंतु पारिवारिक सुरक्षा प्राप्त नहीं की है। इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है लेकिन सभी परिवारों को उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं है, इस कथन का अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है इसको एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कहा जाता है, हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना यानी एनएटीपी का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वो क्या है। तो वो विश्व बैंक है। विटीकल्चर में किसके उत्पादन पर जोर दिया जाता है। तो दोस्तों विटीकल्चर अंगूरों के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था। तो ये 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। और 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों का ये विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है। तो पंतनगर है। और भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो उससे संबंधित कौन थे। देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी, एमएस स्वामीनाथन और सी सुब्रमण्यम ये भारत में हरित क्रांति से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं।
अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन है? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हैं। अगला प्रश्न है, कृषि करने की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। दोस्तों, जैविक खेती ये कृषि की ऐसी प्रक्रिया है जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। देखिए दोस्तों, NAFED यानी नेफेड किससे संबंधित है? दोस्तों, नेफेड का संबंध कृषि विपणन से है। और अगला प्रश्न है, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों का सुनिश्चय और लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पड़े उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना, ये कृषि लागत और मूल्य आयोग का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था क्या है? तो ये नाबार्ड है और ये एग्रीकल्चर से संबंधित शीर्षस्थ बैंक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो राष्ट्रीय कृषि की निम्न उत्पादकता के जो कारणों में है, जोतों का छोटा आकार, उन्नतशील कृषि तकनीक का प्रयोग, उन्नतशील बीजों और कीटनाशकों का कम प्रयोग और सिंचाई साधनों का अभाव। लेकिन सहकारी कृषि जो है ये निम्न कृषि उत्पादकता का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय किसके लिए लिया है? तो कॉफ़ी और चाय उत्पादकों के लिए। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके किनमें योगदान से जाना जाता है? तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि जो है राष्ट्रीय आय और रोजगार, औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और खाद्यान्न आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगला प्रश्न है, भारत में फसलों में किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ये गन्ना है। और कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो मूंग और उड़द दोस्तों, ये जायद की फसलें हैं जो कि सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। और दोस्तों, अगला प्रश्न है, संतुलित उर्वरक किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित प्रयोग किया जाना जरूरी है। अगला प्रश्न है, केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना और विदर्भ में दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र कौन सा है? तो यह है तमिलनाडु तट। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब है। ठेकेदारी कृषि का मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या संविदा कृषि है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों के लिए है? तो असिंचित परिस्थितियों के लिए, यानी ऐसे क्षेत्रों में जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, वहां के लिए मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, देखिए, गेहूं, चावल, चीनी और दालों में से सामान्यतः किसका भारत से निर्यात नहीं होता है? तो दालों का निर्यात भारत से नहीं होता है। अगला प्रश्न ये परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, ट्रिटिकेल किन दो के बीच का संकर यानी क्रॉस है? तो दोस्तों, ट्रिटिकेल गेहूं और राई के बीच की संकर प्रजाति है। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है तो ये अस्थायित्वहीन होती है। और ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट और रस्ट में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो ये है रस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्याण सोना एक किस्म है किसकी? तो कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल है। मसूर, अलसी, सरसों और सोयाबीन में कौन सी एक खरीफ की फसल है? दोस्तों, सोयाबीन जो है ये खरीफ की फसल है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, अलसी ये सभी रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो दोस्तों, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? उसके बीजों से। भारत का शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है।
अगला प्रश्न है, किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता दी है? तो देखिए, गन्ने का प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, ये सही है। गन्ने में शर्करा का अधिक होना, सही है। पेराई का अधिक लंबा मौसम, ये सही है। सस्ता श्रम सही नहीं है। तो 1, 2, 3 कारण उत्तरदायी हैं, क्योंकि उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग ट्रांसफर हुआ है। अगला प्रश्न है, चना, सरसों, कपास और गेहूं में से राजस्थान किस वस्तु का देश में प्रथम उत्पादक है? तो ये सरसों में। भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से। मूंगा रेशम की ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है, कहाँ पे? तो ये असम में होती है। अगला प्रश्न है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो ये केरल है। और किस राज्य में कहवा की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? तो कर्नाटक में दोस्तों कहवा खेती का सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तार है। भारत में चाय के उत्पादन और उपभोग में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों चाय के उत्पादन में भारत का द्वितीय और उपभोग में प्रथम स्थान रहा था। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। कुछ संस्थान हैं, IIVR यानी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। ग्रीन गोल्ड क्या है? दोस्तों चाय को ग्रीन गोल्ड कहते हैं, क्योंकि ये भारत को कैश देने वाली महत्वपूर्ण फसल है। चेना, फेजेंडा, झूमिंग और मिल्पा में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? तो दोस्तों फेजेंडा जो है चलवासी कृषि नहीं है, जबकि चेना, झूमिंग और मिल्पा ये चलवासी कृषि हैं। कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित है? तो ये आम्रपाली है। और भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, ये उत्तर प्रदेश है। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, दोस्तों दलहनी फसलें जो होती हैं वो हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता रखती हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात गेहूं, गन्ना, बाजरा और नारियल में से किस एक के मुख्य उत्पादकों में से है? तो गुजरात बाजरा उत्पादन में जो है महत्वपूर्ण उत्पादक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए आपको संस्थानों के नाम बताना है। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में है। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च करनाल हरियाणा में। डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च नई दिल्ली में। और डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च कानपुर में है। अब आइए देखते हैं, सही सुमेलन करते हैं। इरी रेशम असम में उत्पादन है। मूंगा रेशम का उत्पादन असम में। शहतूत रेशम कर्नाटक में। और टसर रेशम झारखंड में मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक किस्म है मालवी चमत्कार किसकी प्रजाति है? तो अरहर की। और अगला प्रश्न है, प्रसंस्करण के लिए आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो ये कुफरी चिपसौना 2 है। आइए देखते हैं प्रमुख फसलें और उनकी किस्में। अरहर की किस्म है बहार, अलसी की नीलम, मूंगफली की चंद्रा, मसूर की पंत L406 और सरसों की वरुणा है। ललित किसकी उन्नत किस्म है? तो ये अमरूद की। और निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है? तो ये दोस्तों अल्फांसो है। भारत में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये पंतनगर तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुई थी, लेकिन पंतनगर वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये मैसूर में है। और हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित होती है? ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर का प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म थी? ये जया है। और भारत में जूट उद्योग प्रमुखता कहाँ केंद्रित है? पश्चिम बंगाल में। अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? तो अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में मानी जाती है। लौंग की खेती भारत में कहाँ पे होती है? केरल में। और देखिए भारत में तंबाकू के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन हैं? तो ये गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं। कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? तो ये दोस्तों मोटे अनाज और चावल निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धान, बरसीम, गेहूं और मूंगफली की फसलों में जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है किसमें? तो उत्तर है मूंगफली की फसल में जिप्सम की मात्रा आवश्यक होती है।
भारत निम्न मसालों में किसका सर्वाधिक सबसे बड़ा उत्पादक है? तो काली मिर्च और अदरक का। दोस्तों काली मिर्च और अदरक में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कथन कारण से संबंधित है। भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, और कारण है दालों की मांग की वरीयता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब आइए देखते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। जया पद्मा कृष्णा किस अनाज की उत्तम किस्में हैं? तो ये धान की हैं। एक फसली कृषि की विशेषता क्या है? तो एक फसली कृषि व्यापारिक अन्न कृषि की विशेषता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के नाम से जाना जाता है? तो ये काली मिर्च है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं के प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा राज्य है? तो देखिए, दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता भारत है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो ये मूंगफली की है। और शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवांशिक परिवर्तित फसलें यानी जीएम फसलें हैं? तो ये मक्का की हैं। पूसा सुगंधा 5 किसकी एक सुगंधित किस्म है? तो ये धान की है। और कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? दोस्तों विभिन्न मौसमों पर 2 फसलों का उपजाया जाना कृषि में युग्म पैदावार का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और सिक्किम में से किस एक को छोड़कर सभी कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है? सिक्किम को छोड़कर। धारणीय कृषि इसका अर्थ क्या है? तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लगातार बनी रहे। अगला प्रश्न है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ये मैसूर में है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी। अगला प्रश्न है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। हरित क्रांति का अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम जो है हरित क्रांति का मतलब है। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन था? तो ये मैक्सिकन गेहूं था। और अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में किसने हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? तो पंजाब ने। और दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुषी क्रांति हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति से इन सभी का संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि कैसे की जा सकती है? तो उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग और नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये कटक में स्थित है दोस्तों, भारतीय चावल शोध संस्थान। रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। और सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? ये 6 से 7 होना चाहिए। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति आवश्यक है? तो मध्यम ताप और मध्यम वर्षा गेहूं की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, किस समूह की फसलें नकदी हैं? तो कपास, गन्ना, केला और जूट ये नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है गेहूं उत्पादन में। फलीदार पौधों में कौन पेट्रोपादप है? तो करेज और जटरोपा पेट्रोपादप कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति कौन सी है? दोस्तों 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान धान या चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण जलवायु है। अगला प्रश्न है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन है? ये है चावल। और देखिए, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किसका सूचक है? ये जिंक की कमी का। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। और कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी दोस्तों चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक है। भारत में कौन सा क्षेत्र कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो ये उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो कपास है। और भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है।
गन्ने में शर्करे की मात्रा कब घट जाती है? दोस्तों, पकने की अवधि में यदि पाला गिर जाता है तो गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो 20 से 22%। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर और तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? कर्नाटक में। और भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है किस फसल का? दाल का। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये असम है। और भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले प्रमुख फसलें कौन हैं? तो देखिए, चाय, रबर, नारियल और कहवा ये बागानी कृषि के अंतर्गत आते हैं। झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है? तो जंगल काटकर खेती के लिए सूखना छोड़ना, इसको पैड़ा कहते हैं। झूमिंग सर्वाधिक कहाँ पर प्रचलित है? नागालैंड में। और भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल राज्य में। और केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, चलवासी कृषि पहाड़ी क्षेत्रों की मुख्य समस्या है कहाँ की? असम और झारखंड की। और किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो याद रखिए, तमिलनाडु में केले का अधिकतम उत्पादन होता है। मक्का की फसल पकने की अवधि कितनी है? तो 140 दिन। लौंग किससे प्राप्त होता है? दोस्तों, लौंग पुष्पकली से मिलता है। अगला प्रश्न है, अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? तो इसको प्रकंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज की खेती। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्याज से। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में है। और कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ये धान, मक्का और गेहूं का फसल चक्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? तो 12.6% योगदान विश्व फल उत्पादन में भारत का है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो ये है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार और उत्पादन की पिछड़ी तकनीकें। अगला प्रश्न है दोस्तों, सब्जी में काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। विश्व में धान उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात यानी NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम कितना होता है? तो दलहनी फसलों के लिए 1, 2 और 2 का अनुपात होता है NPK का। अगला प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। और अगला प्रश्न, ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किस खेती के लिए उपयुक्त है? तो ये चाय की खेती के लिए। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं और उनकी फसलों को देख लीजिए। पूसा बोल्ड सरसों की, मटर की पत्ती विहीन प्रजाति अपाड़ा, बारानी द्वीप धान की, बहार अरहर की, और ये अरहर की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? याद रखिएगा, विल्सन को। सही सुमेलन करते हैं दोस्तों, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में। और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये आपका जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन द्वारा। इसको एवरग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल? तो सनई और ढेंचा की फसलें दोस्तों हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त हैं। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखा? तो याद रखिएगा, MS रंधावा ने। अगला प्रश्न है, चीन, भारत, जापान और जर्मनी में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? चीन में। और कृषि विस्तार का प्रशिक्षण और भ्रमण प्रणाली ये अपनाने वाला राज्य कौन सा था? ये राजस्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्याण सोना, सोनारा 64, सरबती सोनारा और सोनालिका में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो इसका नाम है सरबती सोनारा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो नलकूप है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में से कौन किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला राज्य है? तो ये पंजाब है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 2011-12 में। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है?
तो ये धान की। और पूसा आर्यस्टेन, पूसा सुगंध, पूसा बासमती और पूसा सुगंध 5 में से कौन बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो ये पूसा आर्यस्टेन। राज 3077 किसकी प्रजाति है? गेहूं की। और ICAR नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डॉक्टर S अयप्पन। और दोस्तों धान की उत्पत्ति कहाँ हुई है? दक्षिण पूर्व एशिया में। और अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य इलायची उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो उड़ीसा में इलायची उत्पादन नहीं, जबकि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इलायची का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधों का अनुसंधान, ये दोस्तों लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? मेरठ में है। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार कहाँ पाया जाता है? तो ये तंबाकू के खेत में पाया जाता है। और अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? दोस्तों सोयाबीन के दाने में। अगला प्रश्न है, अलसी, सूरजमुखी, मूंगफली और लोबिया में से कौन सी 2 दल वाली तिलहनी फसल है? तो ये मूंगफली है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो सोयाबीन की फसल कम पानी वाले असिंचित क्षेत्र में बुंदेलखंड में उगाई जाती है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, भारतीय कृषि या कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे तो ये लेखपाल भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित PCS प्रारंभिक परीक्षा, RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर PCS तथा अन्य परीक्षाओं के कृषि खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।